आज की जो प्रश्न होगा वो 41 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज, यानी आपको कहता है कि आप नॉर्मेलिटी को फाइंड कीजिए और दिया हुआ है क्या है, मोलारिटी। तो आप सभी जानते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है यहां पर, फार्मूला देखिए, अगर आपको मोलारिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन होता है ए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये आप सभी पढ़े होंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में जो रिलेशन होगा वो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है। अब देखिए आपको निकालना क्या है इसमें, नॉर्मेलिटी और गिवन क्या है, मोलारिटी। अब किसका निकालना, देखिए H2SO4 का, तो H2SO4 की H2SO4 इसका मोलारिटी आपको गिवन है। फाइंड क्या करने की आवश्यकता होगा, तो एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए किसी भी एसिड या जब बेस या कि सॉल्ट हो तो उनका एन फैक्टर निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि एन फैक्टर जब निकालते हैं, देखिए ये एसिड है और एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है इसका होता है बेसिसिटी। और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अब H2SO4 में देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन जो होगा वो रिप्लेसेबल होगा, कितने निकाला जा सकता है H प्लस, तो H प्लस कितना निकालते हैं, देखिए ये 2H है तो यहां से H प्लस निकलेगा और SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा, सब जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है ना, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसमें बैलेंस कीजिएगा 2 हो जाएगा, समझ आया। अब देखिए टोटल कितना H प्लस निकला, 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 और मोलारिटी गिवन है। तो देखिए रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, n इज इक्वल टू मोलारिटी आपका कितना गिवन है 2.3 और रख दीजिए एन फैक्टर का वैल्यू इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.6 है, 4.6 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कहता है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड H3PO3। देखिए फॉस्फोरस एसिड इस बार दिया हुआ, इसकी नॉर्मेलिटी आपको गिवन है। अब इसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टर निकालने की आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए इसका एन फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा समझिएगा। देखिए फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है आपका फॉस्फोरस एसिड और एक इसी के साथ सिमिलर आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखिए इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, इसकी फॉर्मूला होगा H3PO3 और इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। एक ट्रिक आपको बताते हैं, ये फॉस्फोरिक और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो इसके लिए एन फैक्टर 1 कम कर दीजिए 3 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है, 1 कम कीजिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 1 कम कीजिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। मतलब फॉस्फोरस एसिड अगर गिवन है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2 और मोलारिटी के साथ गुना कीजिए तो मोलारिटी आपका कितना गिवन है 0.3। ये फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मेलिटी का। अब यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.6, तो 0.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे, यानी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच संबंध क्या है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर फॉर्मूला होता है आपका, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पता करने के लिए हम लोग पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है। यदि आपको नंबर ऑफ आयंस पता चल गया, नंबर ऑफ आयंस, तो देखिए जिसका नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर होता है उसी का आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। जिस सॉल्यूशन के पास
या जिस इलेक्ट्रोलाइट के पास नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो आप इसमें चेक कीजिए, देखिए इसको तोड़िएगा ना NaOH को तो टूटेगा Na+ और OH- में। तो इसमें बताइए टोटल कितना आयन है, 2 आयन है। इसको तोड़िए Na2SO4, ये आपका टूटेगा Na+ और SO4 लेकिन सोडियम देखिए इसमें कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 सोडियम। अब ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया, इसमें 3 हो गया। अब इसी तरह से इसको तोड़िए, अमोनियम नाइट्रेट NH4+ और ये टूटेगा NO3- में। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, 2 आपका है। इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे KNO3 को तो K+ और NO3- में। इसके पास भी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2 हैं। अर्थात इसमें देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसमें है, Na2SO4 में। इसलिए Na2SO4 का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और सब में देखिए आपका मोलारिटी क्या है, इसमें सब में मोलारिटी जो है वो सेम दिया हुआ, देखिए सबका 1 मोलारिटी गिवन है। और अगर मोलारिटी सेम है तो हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के टोटल नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम होते हैं उसके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44। देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, द नंबर ऑफ मोल्स NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज। आपसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है आपसे। देखिए n का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। दिया हुआ है 3 लीटर सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम गिवन आपका है 3 लीटर। इसके बाद गिवन है आपका मोलारिटी, और मोलारिटी कितना गिवन आपका है, तो देखिए मोलारिटी यहां पर आपका गिवन है 3। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मोलारिटी है तो मोलारिटी का फार्मूला यूज कीजिएगा। देखिए मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ से मोलारिटी आपको गिवन है 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी गिवन है कितना, 3। तो मोल्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 आगे आपका 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 9 है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है आपका, द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। ये देखिए आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आंसर याद कर लीजिए। प्योर वाटर का जो मोलारिटी होता है वो 55.6 होता है। ठीक है, 55.6 इसको याद कर लीजिए कि वाटर जो प्योर वाटर होगा उसकी मोलारिटी कितना होता है, तो 55.6 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, नॉन ऑफ दिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RO कहते हैं, RO। और इसी RO में क्या होता है कि जो आपका वाटर होता है वो प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि RO में एक लगा होता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम होता है कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास होने के लिए अलाउ करता है, जिसके कारण जो वाटर होगा तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस में इसी SPM का सहायता लिया जाता है। तो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है वो एग्जांपल होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, the flow of solvent molecules from high concentration side to low concentration side is called reverse osmosis। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका लगा हुआ है SPM, इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स अर्थात कह सकते हैं सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए अलाउ करता है। अब मान लीजिए आपका इसमें क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, और इधर आपका रखा हुआ है सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों के पार्टिकल्स रखा हुआ है। इस साइड आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस साइड आपका है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई होता है, किसके कंपेयर में, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होता है सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के कंपेयर में।
तो देखिए यहां पर सॉल्वेंट के साइड में कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, जबकि सॉल्यूशन के साइड में कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि यहां पर भी आपका लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर लगता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर भी आपका लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, अब सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होता है वो सेमी परमिएबल के थ्रू किधर जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस को रोकने के लिए यहां पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे ही इस पर लगाएंगे तो ये रुक जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा लगा दिए, पाई से ज्यादा लगा देते हैं, तो यही सॉल्वेंट का पार्टिकल फिर सॉल्यूशन साइड से यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ मूव करता है, और इस स्थिति में जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड टू लो कॉन्सेंट्रेशन साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए जब आप जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो पहले लो से हाई की तरफ जा रहा था, अब हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू करेगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना, आप पढ़े होंगे कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉलिड और नॉन वोलाटाइल सॉलिड। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, आपको कहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स के नियम के अनुसार जो पार्शियल वेपर प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रत्येक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पढ़े है ना सर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उम्मीद है आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सही आपका फॉर्मूला क्या है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले आप इसको तोड़िए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके पास क्या एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसको आप इसका जो होगा एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी आपका प्योर सॉल्वेंट है तो इसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मान लीजिए इसमें कोई इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई इंप्योरिटीज को हम ऐड कर देते हैं, तब तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, पहले की अपेक्षा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम जाता है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम गया उसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ, सॉरी एक मिनट देखिए, इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां पर दिया हुआ है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है कि यदि आप किसी कंटेनर में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रखें जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, जब इसको टेम्परेचर दीजिएगा तो अगर ये बंद कंटेनर में है या आइसोलेटेड कंटेनर में होता है, समझ जाइए, आपको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझाते हैं। देखिए वेपर प्रेशर को पहले समझिएगा। एक कंटेनर में अगर लिक्विड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, लिक्विड कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, और ये आपका जो कंटेनर है वो आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड है। अब इस समय आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर देने से इसका वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो चूंकि बाहर जाने का तो रास्ता है नहीं सर, तो वापस कहाँ आएगा, नीचे।
तो इस वेपर के द्वारा जो वापस आ रहा होगा कंडेंसेशन होने के बाद, तो इस लिक्विड के ऊपर वाला जो सरफेस होगा ना, इस पर एक प्रेशर लगता है और इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसमें प्योर सॉल्वेंट आपका है और इसमें सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का अधिक होता है, और उसमें यदि इंप्योरिटीज को ऐड कर दीजिएगा तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट B से। B का मतलब होता है सॉल्वेंट, P का मतलब वेपर प्रेशर, और नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये आपका जो PS होगा ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होता है किससे? सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से। अब इसमें आपको निकालना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछता है तो आप इसको रिलेट कीजिए प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से, तो ये आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। तो देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी देखिए, अभी तो इसमें देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P नॉट B माइनस PS। रिलेटिव पूछेगा तो P नॉट B से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ लीजिए, देखिए इसको दो पार्ट में तोड़िएगा तो Ca2 प्लस और टूटेगा CO3 2 माइनस में। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ? 2। तो एन फैक्टर क्या होता है? अगर कोई सॉल्ट यहाँ देखिए है तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है सर? टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक मिनट रखिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस छूटेगा तो एक आपका ये, सॉरी देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एन फैक्टर क्या होगा? पहले आप इसको आयंस में तोड़िए तो ये Ca2 प्लस में टूटेगा और CO3 2 माइनस में टूटेगा। देखिए, किसी भी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, या तो पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज आपका कितना है? 2 प्लस, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 माइनस, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो जब निकालिएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, यही होता है इक्विवेलेंट वेट, कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 51 से आगे की ओर बढ़ेंगे।